नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी डैमेज कंट्रोल में जुटे सीजेआई की। कोर्ट में राहुल गांधी की बड़ी जीत की। देखेंगे कैसे देश के युवाओं ने उड़ाई मोदी सरकार की नींद। वांगचुक ने क्यों कही देश में बदलाव की बात। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए, एक क्रांति चाहिए, एक पीसफुल रेवोल्यूशन चाहिए। जानेंगे कैसे बीजेपी सांसद के बयान ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली हाई कोर्ट को ईमेल से मिली विस्फोट की धमकी। कोर्ट परिसर को कराया गया खाली, बढ़ाई गई सुरक्षा। झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन का आज 21वां दिन। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा को रद्द कर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने का लगाया आरोप। करूर भगदड़ मामला, परिजनों को नौकरी देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक। मद्रास हाई कोर्ट पर की टिप्पणी, कहा सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठाने वाले आप कौन। नांदेड़ में हुए हमले को लेकर पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का पहला रिएक्शन, कहा पंजाब में अमन चैन बिगाड़ने नहीं दूंगा। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 70 अंकों की गिरावट के साथ 78,009 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 29 अंकों की गिरावट के साथ 24,366 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश के युवाओं में सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ काफी नाराजगी है। नालसार हैदराबाद के छात्रों ने तो खुलकर सीजेआई का विरोध भी किया और अब उन छात्रों के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया, लेकिन इस पर भी बवाल मच गया और आखिरकार बीसीआई को बैकफुट पर आना पड़ा। और अब इसे लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने भी बीसीआई को फटकार लगाई है। देखिए ये रिपोर्ट। देश के युवाओं ने मोदी सरकार की तो नींद उड़ाई ही हुई है और अब सीजेआई सूर्यकांत के रुख में भी बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। अब वो युवाओं के फैसलों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी नलसार यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के जिन छात्रों ने सीजेआई का विरोध किया, सीजेआई सूर्यकांत ने अब उनका बचाव करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा, छात्रों ने मुझे एक खत लिखा है और ये मेरे और छात्रों के बीच की बात है। हमारे बीच बातचीत चल रही है। बीसीआई को दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। हमें बड़े दिल वाला होना चाहिए, उन्हें बोलने की इजाजत दी जानी चाहिए, भले ही वो गलत हो, उन्हें बोलने का अधिकार है। अपनी जवानी के दिनों में मैं भी छात्रों से जुड़ी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करता था। उन्हें विरोध करने का अधिकार है, उन्हें कौन रोक सकता है। जब तक वे कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, उन्हें अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। दरअसल नालासार के करीब 450 छात्रों ने कॉन्वोकेशन समारोह के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को खत लिखकर सीजेआई को चीफ गेस्ट बनाने का न्योता वापस लेने की मांग की थी। छात्र सीजेआई की उस टिप्पणी से नाराज हैं जिसमें उन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहा था। सीजेआई ने कहा था कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें अपने पेशे से रोजगार या जगह नहीं मिलती और वो बाद में सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर व्यवस्था पर हमला करते हैं। उनकी उस टिप्पणी पर बवाल मच गया था। युवाओं ने तमाम मौकों पर अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन जब नलसार के छात्रों ने सीजेआई का विरोध किया तो बीसीआई ने सख्ती दिखाते हुए स्टेट बार काउंसिल्स को नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स को वकील के तौर पर एनरोल करने से रोक दिया। मगर उनके इस कदम से युवाओं का गुस्सा और भड़क गया। कॉकरोच जनता पार्टी से लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने बीसीआई के फैसले पर सवाल उठाए। यहाँ तक कि खुद सीजेआई ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर की। हालांकि सीजेआई के इस बयान को डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने तो बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की ही मांग कर दी है, जिसके बाद बीसीआई ने पुराना निर्देश वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसे युवाओं की एक और बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। सीजेआई सूर्यकांत डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो युवाओं का गुस्सा शांत करने में कामयाब हो पाएंगे। इस बीच राहुल गांधी को जरूर बड़ी जीत हासिल हुई है। सावरकर मानहानि मामले में लंबे वक्त से सुनवाई चल रही है। इस दौरान सावरकर को लेकर राहुल के दावों पर कई बड़े खुलासे भी हुए और अब कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुना दिया है। तो क्या है कोर्ट का फैसला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी को घेरने की बीजेपी सरकार की सारी कोशिशें फेल हो रही हैं। उसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट से भी बीजेपी सरकार
सरकार को करारा झटका लगा। दरअसल वीर सावरकर मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की निचली अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन को निरस्त कर दिया। बता दें कि मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने पूछा कि क्या राज्य सरकार ने केस चलाने की मंजूरी दी है। इस पर राज्य की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराजन ने जवाब दिया कि नहीं, कोई मंजूरी नहीं दी गई है। इसके बाद राहुल गांधी के वकील ने अदालत से अपील करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार की मंजूरी नहीं है तो समन राजी करने वाला आदेश रद्द किया जाए। इस पर मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस दत्ता ने कहा, मामले का संज्ञान लेने से पहले मंजूरी जरूरी है। अगर मंजूरी नहीं है तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद बेंच ने मामला रद्द करने का आदेश दिया। बता दें कि ये मामला 17 नवंबर 2022 का है, जब महाराष्ट्र के अकोला जिले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक रैली में राहुल गांधी ने सावरकर पर टिप्पणी की थी, जिस पर लखनऊ के रहने वाले वकील नृपेंद्र पांडे की ओर से याचिका लगाई गई। इसमें राहुल गांधी पर IPC की धारा 153A और 505 के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पर्चे पत्रकारों को बांटे गए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि बयान पूरी तैयारी के साथ दिया गया और इसका उद्देश्य समाज में नफरत फैलाना था। इसके बाद लखनऊ के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को समन जारी किया था। इसके खिलाफ राहुल इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, लेकिन 4 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने समन निरस्त करने से मना कर दिया। वहीं इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अंतरिम राहत देते हुए ACJM कोर्ट से जारी समन पर रोक लगा दी। अब यूपी सरकार के जवाब के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने समन को ही रद्द कर दिया है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, लेकिन मोदी सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के जंतर मंतर से भड़की आंदोलन की चिंगारी अब देश के अलग अलग कोने तक पहुंच गई है। जेएनसी के बाद अब जेन अल्फा सड़कों पर उतर आए हैं। अलवर से लखनऊ और प्रयागराज से कन्नौज तक वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे देश में एक बार फिर बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर जेएनसी के आंदोलन के बाद अब देश के अलग अलग हिस्सों से छात्रों के विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसे जेन अल्फा की बढ़ते आक्रोश के तौर पर देखा जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के अलवर गांव में गाड़ुवास गांव के सरकारी स्कूल में खराब व्यवस्थाओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर छात्रों ने विरोध किया। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी छात्र सड़क पर उतर आए। छात्रों ने सड़क जाम कर स्कूल में शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग उठाई। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों ने फीस वृद्धि और छात्र संघ की बहाली समेत कई मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और कुलपति कार्यालय का घेराव किया। सबसे गंभीर मामला कन्नौज के नवोदय विद्यालय से सामने आया, जहां छात्रों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। साथ ही छात्रों ने स्कूल स्टाफ पर ठीक से बात नहीं करने और कथित तौर पर अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया। छात्रों ने भोजन में मेंढक और छिपकली मिलने का भी आरोप लगाया और मौके पर डीएम को बुलाने की मांग की। जैसा आप जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 11 अगस्त को सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए 15 अगस्त से देशव्यापी अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस बीच जेन अल्फा के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए देश में बड़े आंदोलन की संभावना जताई जा रही है, जिससे सरकार की टेंशन बढ़ी हुई है। अब देखना होगा कि जेन अल्फा की यह आवाज कितनी दूर तक जाती है। सरकार और प्रशासन के खिलाफ अब जेन अल्फा भी सड़कों पर है। अब भारत में दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर आवाज उठ रही है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के हक के लिए आमरण अनशन किया था, उन्होंने अब देश में बड़े बदलाव का आह्वान किया है, जिससे सरकार की बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ कहा है वांगचुक ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। स्वतंत्रता दिवस से पहले शिक्षा सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने देश के भविष्य को लेकर बड़ा संदेश दिया है। वांगचुक ने भारत में नेतृत्व चुनने की प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत बताते हुए शांतिपूर्ण क्रांति और भारत के दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन का आह्वान किया है। उनका कहना है कि अगर भारत को 2047 तक विकसित और सम्मानजनक राष्ट्र बनाना है तो सिर्फ सरकार बदलने से काम नहीं चलेगा। देश की शिक्षा व्यवस्था, शासन और नेतृत्व के तरीके में भी बड़े बदलाव की जरूरत है। सरकारों को बदलने की बात अगर हम करें तो 2012-13 में एक सरकार को भ्रष्टाचार के आंदोलन में हमने बदल दिया, एक नई सरकार आई, मगर फिर आज 12 साल बाद भ्रष्टाचार और अन्याय ने रूप बदल लिया है, मगर उससे भी 2 गुना 3 गुना बड़ा होकर हमारी आंखों में घूर रहा है, हमें डरा रहा है। वांगचुक यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है और जब तक शिक्षा मजबूत नहीं होगी तब तक देश की तरक्की भी अधूरी रहेगी। बता दें कि वांगचुक देश भर से ऐसे लोगों के नाम भी मांग रहे हैं जो निस्वार्थ, निर्भीक और चरित्रवान हो और देश को नई दिशा दे सके।
उनका कहना है कि वो अलग अलग राज्यों और शहरों में जाकर लोगों से संवाद करना चाहते हैं और साफ करना चाहते हैं कि लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था में व्यापक बदलाव के लिए है। यानी देश में एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट फिर तेज हो गई है। वांगचुक ने देश में बड़े बदलाव की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने एक तरह से मोदी सरकार के विकसित भारत विजन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, तो सवाल चीन को लेकर सरकार की नीतियों पर भी उठ रहे हैं। दरअसल कई सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है और अब बीजेपी के ही लोग सरकार पर सवाल दागने लगे हैं। तो कैसे चीन के मामले में अपनों के ही निशाने पर आई सरकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी एक युवा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें वो बाय बाय इंडिया कह रहा था। विपक्ष ने इस वीडियो को साझा भी किया था और अब इस मामले को लेकर रचनात्मक कांग्रेस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया, जिसके बाद बीजेपी के अंदर से ही सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी के लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री आर.के. सिंह ने तो बकायदा ट्वीट कर सरकार से जवाब देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी भी इस बारे में पूरी कहानी बता रहे हैं। अब सरकार बताए क्या ये सच है या नहीं, यानी सरकार अपनों के निशाने पर आ गई। दरअसल राहुल ने आरोप लगाया था कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर चीन ने हमारी सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया। ये बेहद चिंताजनक है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक है राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की ओर से पसरा सन्नाटा। उल्टा मोदी सरकार चीन को रोकने के बजाय इस खबर को रोकने के लिए मीडिया पर दबाव डाल रही है और अब बीजेपी के पूर्व मंत्री ने ही सरकार से सच बताने को कहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है। बीजेपी के अपने ही नेताओं के बयान सरकार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रही हैं, चाहे वो चीन का मामला हो या देश के स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर टिप्पणी। बीजेपी नेताओं के बयान सरकार पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज ने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को लेकर अपमानजनक बयान दिया है, जिस पर बवाल मच गया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बीजेपी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उस वक्त के शहीद लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, आजादी के दौर को याद किया जा रहा है, लेकिन जो आजादी दिलाने में भागीदार रहे हैं बीजेपी नेता, उनका ही अपमान कर रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज ने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया है। उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर अब राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्मा गया है। बीजेपी सांसद अनंत महाराज ने नेताजी का अपमान करते हुए कहा कि क्या नेताजी के पिता के पास कोई सत्ता थी या वो खुद आजाद हिंद फौज बना रहे थे? वो सभी असल में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिक थे। जर्मनों ने उन सैनिकों को बंदी बनाया और बाद में नेताजी को सौंप दिया। नेताजी ने उस मौके का सरासर गलत इस्तेमाल किया। अब उनके इस बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि बीजेपी अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान करने पर उतर आई है। इनके नेता सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में घटिया बातें कर रहे हैं। इस अभद्र बयान के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही अनंत महाराज को पार्टी से निकाल फेंकना चाहिए और सदस्यता रद्द करनी चाहिए। कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम मोदी से माफी की मांग कर दी है। सुभाष चंद्र बोस के अपमान पर उनके पोते चंद्र कुमार बोस का भी बयान आया है। वो कहते हैं कि बीजेपी में बहुत से लोग अनपढ़ हैं, उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, वे राजनीति में आ गए हैं। बीजेपी सांसद का ये बयान अब उन पर बहुत भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी बीजेपी सांसद के बयान के चलते चौतरफा घिर गए हैं। ऐसे में उन्होंने एक्शन की भी बात कही है। सीएम ने कहा कि नेताजी का अपमान करने वालों की गिरफ्तारी होगी, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, किसी भी दल का नेता हो, सरकारी अधिकारी हो या पुलिसकर्मी। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद को दिए गए बंगा विभूषण सम्मान को भी शुवेंदु सरकार ने वापस ले लिया है। तो साफ है कि वो अब अपने ही बयान में फंस चुके हैं। बीजेपी सांसदों के बयानों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो सवाल जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी कार्रवाई को लेकर भी बढ़ते जा रहे हैं। युवाओं का प्रदर्शन खत्म हो गया है, लेकिन अब प्रदर्शन में शामिल लोगों को पहचान कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल कई महिलाओं को धमकियां मिल रही हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जंतर मंतर पर लंबे समय तक छात्रों का प्रदर्शन हुआ और 3 शर्तों के साथ ये आंदोलन खत्म हुआ, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों पर हुई FIR को वापस लेना और आगे कोई कार्रवाई न होना और पीड़ितों को मुआवजा देना शामिल था। युवाओं के दबाव में सरकार ने तीनों ही मांगों को मान लिया था और छात्रों पर हुई FIR को वापस भी लिया गया।
भले ही छात्रों के दबाव में सरकार ने एफआईआर वापस ले ली है, लेकिन अब प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। महिलाओं को मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और अब इसके खिलाफ एक महिला प्रदर्शनकारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल एक छात्रा पर शोषण और अपहरण की धमकियां मिलने और उसके खिलाफ निगरानी और दबाव बनाने की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए भी रजामंदी दे दी है। 18 अगस्त को कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। मामले का जिक्र सीजेआई सूर्यकांत के सामने किया गया। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने अदालत को बताया कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और इसी कारण मामले में तत्काल सुनवाई बेहद जरूरी है। उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि कुछ वीडियोस इतने गंभीर हैं कि उन्हें कोर्ट रूम में विस्तार से बताना भी मुश्किल होगा। वहीं सीजेआई सूर्यकांत ने मामले को जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन से संबंधित याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। वहीं अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी चुनावी रोड पर टॉप गियर में दौड़ रही है। अब वो अपने चुनाव के कई तरह के फॉर्मूलों को लेकर के जैसे कि आ रहे हैं, तो उसमें जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, बाबर, मुगल जो वो अपना फॉर्मूला अपनाते हैं चुनाव जीतने के लिए, वो सारे ला रहे हैं। अब और बहुत पीछे भी चले गए कि 1947 तक की बात करने लगे हैं। भाषण में उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो भाई 1947 में भी मौन रहती थी और सब सत्ता को ग्रहण करने की तैयारी में लगी रहती थी, हमेशा चाहती थी सत्ता उसके हाथ में आ जाए। तो भाई सत्ता कौन नहीं पाना चाहता है? आप देखिए ना, सत्ता पाने के लिए कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि सत्ता पाना चाहते हैं, आपने कह ही दिया, और कुछ ऐसे हैं जो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे जो हो जाए, साम दाम दंड भेद जो भी हो, लगना हो। कौन नहीं चाहता कि सत्ता के फूल जो उसके ऊपर बरसाए जा रहे हैं दसियों सालों से, उनको रोक दिया जाए। तो इसलिए अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव होंगे ये, इसमें और क्या क्या होता है, किस किस तरह की बयानबाजी, डायलॉगबाजी होती है, वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।